तो यूनाइटेड स्टेट्स खुश नहीं है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। और यहाँ पे इन्होंने टिप्पणी करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। सो जैसे ही मदर ऑफ ऑल डील्स करके ट्रेंड हो रहा था इंटरनेट पे, सब लोग वेट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जब सुबह उठेंगे तो क्या कहेंगे। तो इसी आर्टिकल को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके आगे और भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में कम आर्टिकल्स हैं जो अच्छे हैं। मैं 3 न्यूज़पेपर्स पढ़ने के बाद ये आपको बोल रहा हूँ जो मैं पिक करके लाया हूँ। इसमें नेटिव यूरोपियन कार मेकर्स को ही एडवांटेज मिलने वाला है। सब लोग बोल रहे हैं गाड़ियाँ सस्ती होंगी, यूरोपियन गाड़ियाँ, तो इसमें भी एक कैच है, वो हम लोग देखेंगे क्या है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट न्यूज है बैंक्स के लिए। होलसेल क्रेडिट बढ़ चुका है प्राइवेट बैंक्स के लिए इन दिसंबर क्वार्टर। आधे लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा ये टाइटल, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो, ठीक है। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, कुछ मैटर नहीं करता, बैंक में अकाउंट है तो पता होना चाहिए। मारुति क्वार्टरली सेल्स हिट रिकॉर्ड एज स्मॉल कार्स रोर। तो मारुति एकदम सुपर हिट रिजल्ट्स लेकर के आया है, और लेकर के आया है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, ठीक है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑल टाइम हाई पर चला गया है दिल्ली में, दिसंबर में। तो इंडिया का यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आईआईपी, इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट, हम लोग इससे मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या होता है इसमें, इसके बारे में जानेंगे और इससे क्या एडवांटेजेस हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूएस ट्रेजरी की। स्कॉट बेसेंट, इन्होंने क्रिटिसाइज किया यूरोप के रीसेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जो इंडिया के साथ हमने साइन किया, इन्होंने साइन किया। अब कहा कि कॉन्टिनेंट ने कमर्शियल प्रायोरिटीज पहले रख दी और जो कंसर्न था यूक्रेन के लिए उसे नीचे कर दिया। तो इन्होंने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया है, कहा कि इन्हें वो करना चाहिए था जो बेस्ट है उनके लिए, बट यूरोपियंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, इनका ये कहना है। ईयू ने प्रायोरिटाइज किया है ट्रेड ओवर यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया। तो इनका ये कहना है कि जो ट्रेड डील है ये एक्सप्लेन करती है कि वाई ईयू जो है इसने डिक्लाइन किया था कि अलाइन करेगा विथ यूएस डिसीजन कि ये इन पर हायर टैरिफ लगाए इंडिया पर। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है, और यूरोपियंस अभी इच्छुक ही नहीं है कि वो हमें ज्वाइन करें, क्योंकि ये ट्रेड डील करना चाहते थे। सो हर टाइम जब आप देखते हो कि एक यूरोपियन इस टाइम पे बात कर रहा है वो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूक्रेनियन पीपल, याद रखना कि उन्होंने ट्रेड को पहले रखा और यूक्रेनियन पीपल को बाद में रखा है। अब इन्होंने ईयू को अक्यूज किया कि इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रहे हैं रशिया के वॉर को। अब ये एक्यूजेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं और टैरिफ फिर से ईयू के ऊपर आने वाला है एक और। तो बेसेंट ने अक्यूज किया यूरोपियन कंट्रीज को ऑफ इनडायरेक्टली फंडिंग रशियाज वॉर एफर्ट। रशियाज वॉर एफर्ट को इन्होंने फंड किया है अपने एनर्जी परचेज से, क्योंकि इन्होंने रशियन क्रूड ऑयल जो इंडिया में जा रहा था उसे खरीदा। और ये रशियन ऑयल इंडिया जाता है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स इंडिया से आते हैं और यूरोपियन इन रिफाइंड प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो अपने ही अगेंस्ट जो वॉर चल रही है इनके, उसी को ये फाइनेंस करते हैं। इन्होंने ये भी नोट किया कि इन्होंने सिमिलर कंसर्न्स लास्ट वीक रेज किए थे अहेड ऑफ फॉर्मल कंक्लूजन ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट और अर्लियर इंटरव्यू में विद एबीसी न्यूज। एंड 25% टैरिफ भी लगाया गया था इंडिया पे, क्योंकि ये रशियन ऑयल परचेज कर रहे थे, इनका ये कहना है। इवन दो यूरोप ने जो है ऑलरेडी ट्रेड डील साइन कर लिया, जिसको बचाने के लिए इन्होंने टैरिफ लगाया, उसी ने हमारे साथ ट्रेड डील कर लिया। तो कहीं ना कहीं इनको ये बड़े बेवकूफ से लग रहा है अब यूएस यहाँ पे। तो यूएस और यूरोप के रिलेशंस भी अब कहीं ना कहीं खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि यूएस एक इकलौती कंट्री है दुनिया भर में। अगर आप देखोगे तो हर जगह हर कंट्री पे इन्होंने टैरिफ लगाया, बोला हम फिर से ट्रेड एग्रीमेंट्स रिवाइज करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंगे, बट इनके अंदर कोई इंटेंशन नजर नहीं आ रही है। ईयू के साथ इनकी ट्रेड डील पोस्टपोन हो गई है जो साइन होने वाली थी। साउथ कोरिया पे इन्होंने फिर से टैरिफ लगा दिया। इंडिया के ऊपर अभी तक टैरिफ लगाया है, वो चल ही रहा है। साथ में हर कंट्री के साथ इनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ईयू का ही मतलब पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट आप ले लो, एशिया में तो फिर बचा ही क्या, राइट। साउथ कोरिया, इंडिया जैसी और चाइना जैसी कंट्रीज के साथ इनका ट्रेड रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कुछ बचा ही नहीं है इनके पास जिनके साथ इनका कोई अच्छा रिलेशन चल रहा हो, या ये स्टेबिलिटी से काम कर रहे हो, या फिर ये ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। तो बेसन का जो रिमार्क है वो अंडरस्कोर कर रहा है ग्रोइंग टेंशंस, जो टेंशंस बढ़ रहे हैं यूएस और यूरोप के बीच में। रिलेशंस ऑलरेडी अनसेटल हो गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दे दी थी यूरोपियन इंपोर्ट्स पे ग्रीनलैंड की बात को लेकर के, जिसे लेटर ड्रॉप कर दिया गया। अब इन्होंने एम्फेसाइज किया गया कि यूएस ने अप्लाई किया ग्रेटर प्रेशर मॉस्को पे देन यूरोप इन एफर्ट्स टू एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, एंड ट्रंप ने काम किया है निगोशिएट करने के लिए एक सेटलमेंट ऑन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, बेसन का ये कहना है। तो बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल संत हैं, और कह सकते हो कि एक मसीहा है जो यूएस और दुनिया में आए हैं। बेसिकली बेसेंट का यही एक कंक्लूजन होता है हर स्टेटमेंट का। तो सबसे बड़े शांति दूत यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है पूरी दुनिया में। अब इंडिया और ईयू की बात करते हैं। सिर्फ नेटिव यूरोपियन कार मेकर्स
जो इंडिया में अपनी कार भेजेंगे उन्हीं पर इंपोर्ट का टैरिफ जो लगने वाला था वो कम होगा। यस, इंडिया ने रिजर्व किया है राइट टू रेस्ट्रिक्ट गेन्स फ्रॉम लोअर इंपोर्ट टैरिफ एंड कोटाज फॉर यूरोपियन ऑटोमोबाइल्स, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में साइन किया गया है, ऑफर किया गया है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो नॉन नेटिव ऑटो मेकर्स हैं, जो उस देश के नहीं है, दूसरी कंट्रीज के, और यहाँ पे एक ही कंट्री को इंडिया टारगेट कर रहा है, दैट इज चाइना। अगर चाइनीज ऑटो मेकर्स यूरोप से कार इंडिया भेजना चाहेंगे तो इंडिया वो नहीं चाहेगा कैसा हो, इसीलिए इन्होंने नॉन नेटिव जो ऑटो मेकर्स हैं वो एक्सप्लॉइट ना करे कंसेशनल टैरिफ, ताकि फोर व्हीलर्स को वो इंडिया में डंप कर सकें ईयू के थ्रू। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, वी हैव केप्ट द राइट टू डिनाई दीज बेनिफिट्स टू नॉन ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ईयू। तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स ईयू में कौन है, जैसे कि पॉश आप देख लो, बेसिकली फोल्क्सवैगन, पूरा फोल्क्सवैगन ग्रुप बहुत बड़ा है, राइट, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंडिया इनको ही एडवांटेज देना चाहेगा, ना कि BYD वहां से आकर यहाँ पे बेचने लग जाए। इंडिया डजंट वांट दैट। तो यहाँ पर इंडिया ग्रांट करेगा एनुअल इंपोर्ट कोटा 1.6 लाख यूनिट्स का। ये इंटरनल कंबशन इंजन कार के लिए है। एक भी इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया में आ रहा है तो उस पर कोई बहुत बड़ा मेरे ख्याल से टैरिफ रिलैक्सेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि इंडियन जो कंपनीज हैं जो ईवी बना रही है उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.6 लाख यूनिट्स इंटरनल कंबशन इंजन, 90,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवर 10-year पीरियड। और यहाँ पे FTA इम्प्लीमेंटेशन में जो इंटरनल कंबशन कार है पेट्रोल डीजल वाली, उन पे 110 से 30 से 35% आ जाएगा, ठीक है, और ये 10% पे चला जाएगा 5 साल में। लेकिन ईवी इंपोर्ट्स, इसे ध्यान से पढ़ो, इसे अलाउ किया जाएगा ओनली आफ्टर 5 years। तो ईवी को इंक्लूड किया है इसमें, लेकिन 5 साल बाद इन्हें रिलैक्सेशन मिलनी शुरू होगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अभी जो टैक्स लग रहा है 110% या 150% जो भी है वो उतना ही लगता रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं जो कार्स जो 25-26 लाख आफ्टर टैक्सेस इंडियन कंज्यूमर्स के लिए होती हैं, उन पे ही इससे ऊपर की है, तभी ही उन पे ये एडवांटेज मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि जो 90% इंडिया की डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल है वो मेडअप है ऑफ व्हीकल्स कॉस्टिंग ओनली अप टू 15 लाख। 90% गाड़ियां 15 लाख तक की है। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है डोमेस्टिक कंपनीज को, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं होगी। यस, जो कंपनीज महंगी गाड़ियां बना रही है स्पेसिफिकली, उनके लिए चैलेंज होगा, उनके लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है, ये कि अब यूरोपियन गाड़ी इंडिया में आएंगी तो इंडिया को 2.5 गुना टाइम 2.5 टाइम्स एक्सेस मिलेगा अपने एक्सपोर्ट्स के लिए भी। इंडिया कुछ फ्री में नहीं करके दे रहा है। जो कोटा है कंप्लीट नॉकडाउन इंपोर्टेड व्हीकल्स का, वो 75,000 ICE फिटेड व्हीकल्स होगा एट अ रिड्यूस रेट ऑफ 8.25% कंपेयर टू द प्रेजेंट लेवाई ऑफ 16.5%। तो इससे क्या होगा, ये इंकरेज करेगा यूरोपियन यूनियन के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को कि वो लोकल असेंबली लाइन्स बनाएं और पुश करे फॉरेन OEMs फ्रॉम इंपोर्टिंग टू असेंबलिंग, इंपोर्ट की जगह असेंबल करना स्टार्ट करे एटलीस्ट, और जॉब क्रिएशन हो और डोमेस्टिक बूस्ट भी मिले कैपिटल डिप्लॉयमेंट में और इन्वेस्टमेंट में। अब बात करूंगा होलसेल क्रेडिट की। आधे साल लोगों को मैं कह रहा था कि टाइटल समझ ही नहीं आ रहा होगा कि होलसेल क्रेडिट सर्जेस फॉर प्राइवेट बैंक्स इन दिसंबर क्वार्टर। तो क्या होता है, देखो, क्रेडिट मतलब हो गया उधार, ठीक है, ये होता है लोन। अब ये जो लोन है, ये तो हमें पता है कि लोन क्या होता है भाई, उधार होता है। होलसेल लोन क्या होता है, जो आप कंपनीज को देते हो, कॉर्पोरेट को देते हो। और रिटेल क्या हो गया, जो आप आम आदमी को देते हो। तो जो कॉर्पोरेट को लोन जा रहा था क्रेडिट, वो सर्ज हुआ है, मतलब बढ़ा है फॉर प्राइवेट बैंक्स के केस में, ना कि सरकारी बैंक के केस में, इन दिसंबर क्वार्टर। और ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि आप कितना पैसा कमाओगे बॉन्ड्स पे, ठीक है, बहुत सारे लोग बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, तो उनके ऊपर कैसा इंपैक्ट आने वाला है ये देखते हैं। जो मेजर प्राइवेट लेंडर्स हैं इंक्लूडिंग HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, इनके बुक्स में एक स्पेशल चीज देखने को मिली। नजर आया कि जो कॉर्पोरेट वाले लोन है ना, वो बड़ी तेजी से बढ़े हैं, और जो लोन का डिफरेंस है जो बैंक लोन और बॉन्ड्स में होता है, वो कहीं ना कहीं अब बहुत नैरो हो चुका है। मतलब कंपनी बॉन्ड इशू करती है और लोगों से पैसा उठाती है, लेकिन वहां पे लेट्स से उन्हें वो 12% में मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बैंक उन्हें दे रहा है 15% में। तो अब क्या हुआ है, बैंक के रेट्स भी नीचे आ गए हैं। RBI के रेट कट के बाद कहीं ना कहीं ट्रांसलेट हो गया है कि हाँ ठीक है, अब रियल उसमें भी सिनेरियोस में भी इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बैंक के पास लोन लेने जा रहे हैं। तो बैंकर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि मच ऑफ द कॉर्पोरेट लैंडिंग है वो लिंक्ड है टू अकरिंग एट एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट्स, EBLR। यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांसमिशन फास्टर होता है। इसका मतलब RBI ने आज रेट कट किया तो कुछ दिन बाद ही यहाँ पे भी ब्याज दर घट जाएंगे। और ऐसा हर लोन में नहीं होता है। आप अपने लोन्स चेक करो, उसकी कैटेगरी क्या है, किससे लिंक्ड है उसके इंटरेस्ट रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना। अगर आपको नहीं पता तो क्योंकि
कई सारे अलग कैटेगरीज है और इसमें ये डिपेंड करता है कि आज अगर आरबीआई ब्याज दर घटा रहा है तो आपके जो इंटरेस्ट चल रहे हैं, अभी लोन चल रहे हैं, इसमें कितने दिन में ये ब्याज दर घटेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एचडीएफसी ने 10% का ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर रिपोर्ट किया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई 6.5% का ग्रोथ रेट इसने रिपोर्ट किया है। नंबर 1 और नंबर 2 बैंक्स हैं ये प्राइवेट बैंक्स इंडिया के। एक्सिस बैंक ने तो 27% ग्रोथ रिकॉर्ड किया है कॉर्पोरेट लोन्स में और कोटक महिंद्रा बैंक ने 17%। तो रिजर्व बैंक का डेटा भी दिखा रहा है कि कॉर्पोरेट क्रेडिट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एंड यहां पे अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट्स वेल फंडेड है, इनके पास बहुत सारे सोर्सेज है फंडिंग की और ये बहुत ही हेल्दी इंडिकेटर है कि इकोनॉमी में पैसे की कमी नहीं है। कंपनीज अगर पैसा उठाना चाहती है मार्केट से उठा करके ग्रोथ में पैसा लगा सकती हैं, बड़े आराम से ग्रोथ पे फोकस कर सकती हैं। जो एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट है वो हाईलाइट कर रही है कि अगर आप देखेंगे ओइंग टू अ हायर डिक्लाइन इन बैंक लेंडिंग रेट कमेंसरेट्स विद कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड, तो प्राइसिंग गैप अब नैरो हो चुका है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड में और ये बॉन्ड यील्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़े से नीचे आते हुए भी नजर आएंगे। तो रिडक्शन आया है प्राइसिंग आर्बिट्राज में बिटवीन बैंक लोन्स एंड बॉन्ड मार्केट। अब आपको सेम रेट पे ही ऑलमोस्ट मिल जा रहे हैं, तो शिफ्ट आ रहा है बैंक लोन्स की तरफ जो विजिबल है हायर रेटेड कॉर्पोरेट्स में। स्पेसिफिकली हाई रेटेड कौन से होते हैं? जिनकी क्रेडिट रेटिंग बड़ी अच्छी है, क्रेडिट स्कोर बड़ा अच्छा है। आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो, यूज करते हो, अगर डिफॉल्ट कर दिया आपने, स्किप कर दिए पेमेंट्स, आपकी क्रेडिट रेटिंग नीचे आ जाएगी, क्रेडिट स्कोर नीचे आ जाएगा। वैसे ही कॉर्पोरेट्स के साथ भी है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। तो कुछ कॉर्पोरेट्स इतने बढ़िया हैं, इतना बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, कैश फ्लो आ रहा है, एसेट है, ये AAA रेटेड होते हैं, AA रेटेड होते हैं, A रेटेड होते हैं। वैसे ही कंट्रीज भी रेटेड होती हैं, स्टेट्स भी रेटेड होते हैं, सबकी रेटिंग है, सबको मेजर किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि भाई कौन कैसा है, उधार चुकाने के लिए कौन सबसे ज्यादा फिट है। तो पॉजिटिव मोमेंटम सेक्टर कौन किस सेक्टर में आ रहा है? रियल एस्टेट की कंपनीज अच्छा खासा यहाँ पे लोन ले रही है, पावर सेक्टर ले रहा है, यहाँ पे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स ले रहे हैं यहाँ पे लोन। तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो काफी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स भी है, यहीं पे हमें ग्रोथ भी नजर आ रही है। बात करूंगा अगले आर्टिकल की है मारुति के क्वार्टरली सेल्स के बारे में। 4.1% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आया नेट प्रॉफिट में, 3800 या 3900 करोड़ हो चुका है इनका प्रॉफिट। एंड रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड हाई, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ टच कर चुका है, 28.7% ऊपर है इनका रेवेन्यू। फास्टेस्ट पेस है ये पिछले 3 सालों में, पावर्ड बाय कंपनीज, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डोमेस्टिक सेल्स इनका रहा है ये। और स्विफ्ट और डिजायर इन्होंने 5,64,670 गाड़ियां व्हीकल्स बेची है इंडिया में ड्यूरिंग द क्वार्टर, जहां पे एक बड़ा रीबाउंड आया है, रिवर्सल आया है। मारुति की सेल्स बड़ी तेजी से गिर रही थी और फ्लैट भी हो गई थी, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स में तो ड्रॉप आ रहा था और वो कहीं ना कहीं ड्रॉप रिवर्स हुआ है। गाड़ियां सस्ती हुई है जीएसटी रेट कट्स के बाद और ब्याज दर भी घटे हैं और साथ में इनकम टैक्स भी 12 लाख तक अब एग्जेम्प्ट है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि लोग पैसे यार खर्च करें, हमें टैक्स नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में बूस्ट आए, लोग पैसे खर्च करें, उससे इंडस्ट्रीज नई बने, इन्वेस्टमेंट आए, सब कुछ हो, और वो कहीं ना कहीं अगर ऐसा रहा तो होना चाहिए। अब बात करूंगा इंडस्ट्रियल आउटपुट की। इंडस्ट्रियल आउटपुट हिट कर चुका है ऑल टाइम हाई इन दिसंबर। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो ऑल टाइम हाई पर है अंडर द करंट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी इसे हम लोग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। 26 मंथ के हाई पे आ चुका है, 7.8% चल रहा है ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है? मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग। सबसे बढ़िया ग्रोथ ये लोग दे रहे हैं इस टाइम पे, 170.3 पर आ गया है एंड ओवरऑल इंडेक्स जो है वो 7.3% ऊपर है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग 8.1% ग्रो किया, थोड़ा सा स्लो है नवंबर से। एंड बेस इफेक्ट्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लिफ्ट कर देते हैं थोड़ा बहुत डेटा को, क्योंकि बेस अगर थोड़ा वीक रहता है तो आगे बहुत ही बढ़िया हमें प्रोजेक्शन ग्रोथ देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट ग्रोथ भी यहाँ पे रिबाउंड कर चुकी है टू 18 मंथ हाई और माइनिंग आउटपुट भी बढ़ रहा है। तो ये जो है ये सारे पार्ट है कोर सेक्टर्स का। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो हमारा कोर सेक्टर है वो बढ़िया ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर जी। एंड बेसिस ऑफ एंड यूज अगर आप देखोगे तो डबल डिजिट ग्रोथ रेट भी हमें देखने को मिली है सेक्टर्स में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, अच्छा खासा ये ग्रो कर रहा है। कंजम्पशन प्राइमरी ड्राइवर रहा है कंजम्पशन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग स्पर्ट का दिसंबर में। एंड जो हाई कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ग्रोथ है फेस्टिव सीजन के बाद, यहाँ पे दिख रहा है कि जो इन्वेंट्री है होलसेलर के पास और मैन्युफैक्चर के पास वो खत्म हो चुकी है, इन्वेंट्री ही एग्जॉस्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जम के चल रही है, डिमांड बढ़िया है और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंडिकेटर्स दे रहा है हमारे आगे चलने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए, जहाँ पे हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है बहुत अच्छे आ सकते हैं हमारे।
और क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें लगता है कि यहाँ से बढ़िया एक रिवर्सल आना चाहिए यहाँ से क्वार्टरली रिजल्ट्स में। इस बार मैं बता दूं इंडिया में सबसे पुअर अर्निंग्स रही है, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं। रेवेन्यू एक्चुअली ठीक रहे हैं, लेकिन पुअर अर्निंग्स का रहने का एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि इस बार जो लेबर कोड आया ना उसके बाद एडजस्टमेंट्स हुए हैं, और लेबर कोड के एडजस्टमेंट्स के बाद कंपनीज ने कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को यहाँ पे एडजस्ट किया, वन टाइम प्रोविजंस थे, और इसकी वजह से आप सारी आईटी कंपनीज, रिलायंस से लेकर के एलएनटी से लेकर के कोई भी कंपनी ले लो, उनके प्रॉफिट्स नीचे गए हैं, प्रॉफिट्स डाउन गए हैं। तो ये एक बड़ा इशू है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप फिर फॉलो करो इस चैनल को, एंड अपने नॉलेज को आप ऐसे ही इंक्रीज करना चाहते हो तो आप ट्राई करो कि आप डेली टाइम निकाल करके एक वीडियो यहाँ पे देख सको। थैंक यू।